नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। आप थिंक 360 देख रहे हैं। चुनाव आ चुके हैं। जी हां, 25 तारीख है लोकतंत्र का महापर्व। राजस्थान की विधानसभा में कौन बनेगा सदर, आप तय करेंगे। चुनेंगे, पहले ठप्पा मार के चुनते थे, वह उंगली दबा के चुनेंगे, निशान लगेगा उंगली पे। आपसे अपील है कि चुनाव के बाद अगर आप मतदान करें तो अपनी सेल्फी जरूर हमारे जो चैनल है उसकी आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी सेल्फी डालें। फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, तमाम हमारे जो हैंडल्स है उस पे अपनी सेल्फी अपलोड करें और अपने आप को सच्चे लोकतांत्रिक नागरिक के रूप में दिखाएं। आज बात करेंगे हम राजस्थान के चुनाव में क्या कुछ चल रहा है। आज की जो रात है बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण है चुनाव की नजर से। चुनाव जो है वो 199 सीटों पे हो रहा है। 5.25 करोड़ से अधिक मतदाता हैं, 50,000 से अधिक बूथ हैं। नंबर्स में आज नहीं जाएंगे, आज जाएंगे भावनाओं में। भावनाओं में हम जाएंगे कि आप अपनी भावनाओं पे काबू करके मतदान करें कि आपका आने वाला सदर जो है वो आपकी बात सुनने वाला हो। आपके विधायक ने अच्छे काम किए हैं और अगर आप उन्हें प्रतिफल देना चाहते हैं तो किसी के इन्फ्लुएंस में मत आइए, आप ही तय कीजिए। उसे बदलना चाहते हैं तो भी आप ही तय कीजिए, लेकिन तय जरूर कीजिए, मतदान जरूर कीजिए। आपको लगता है कि आपकी जो ईवीएम बैलेट है उसके अंदर कोई भी प्रत्याशी ऐसा नहीं है जिसे चुना जाना ठीक नहीं है, तो फिर नोटा का ऑप्शन भी आपके पास है। लेकिन देखने में आता है कि हर बार चुनाव में नोटा का बटन वो दबाते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे इलाके वाले लोग नहीं हैं। मसलन अपन बात करें कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की, जहां पिछली बार सबसे ज्यादा नोटा दबा था। अगर बात करें राजस्थान के विधानसभा चुनाव में तो सबसे ज्यादा प्रत्याशी जहां ताल ठोक रहे हैं वो झोटवाड़ा हैं। 4,20,000 से अधिक मतदाता यहां पे है और प्रत्याशियों की संख्या भी खूब है। सबसे कम प्रत्याशी लालसोट में है, सिर्फ 3। झालरापाटन और दूदू में 4-4 है। अब जो चुनाव है वो चूंकि अंतिम दिन है, अंतिम रात है और इसके बाद में चुनाव जो है वो मुकम्मल रूप ले रहा है। आज बात करेंगे राजस्थान के उस इलाके की जहां पर एक अलग तरह का माहौल खड़ा हो रहा है। जी हां, हम अक्सर मारवाड़ ही की बात करते हैं, मेवाड़ भी साथ लेंगे आज की चर्चा में। राजस्थान के मारवाड़ में जो सिचुएशन बदल रही है, लगातार बदल रही है, चीजें बदल रही हैं। जहां कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ज्यादा है वहां एक रात में गेम स्विच हो जाता है। अभी का जो प्रिडिक्शन है कल बदल जाएगा, रात में बदल सकता है, चुनाव के दौर में बदल सकता है, बदलता रहा है। किसकी सरकार बनेगी, सबसे बड़ा सवाल यह है। कांग्रेस की सरकार बनी तो निश्चित तौर पे अशोक गहलोत सबसे बड़े चेहरे होंगे, उन्होंने जिस तरह से टिकट दिलवाए हैं। और अगर बीजेपी की बनती है तो कौन सदर होगा, सदारत कौन करेगा राजस्थान की, राजस्थान का कौन होगा मुखिया, यह बड़ा सवाल है। बीजेपी में, कांग्रेस में लगभग क्लियर स्थिति है। हालांकि इस नारे को रबर से इरेज किया था चौथी बार गहलोत सरकार की बात, काम किया दिल से और कांग्रेस फिर से कहा गया। लेकिन चूंकि नारा चौथी बार वाला ही चल रहा है, अशोक गहलोत भी चौथी बार हमारी सरकार कह रहे हैं, मतलब इससे पहले कांग्रेस जैसे आई ही नहीं थी। यह एक अलग सिचुएशन है। लेकिन राजस्थान का जो इलेक्शन है वो कई मायनों में इस बार बहुत अलग इलेक्शन है। आपको चौंकाने वाले परिणाम देखने को मिल सकते हैं। चूंकि कल शाम 6 बजे तक इलेक्शन चलेगा और तब तक किसी तरह का आप एग्जिट पोल नहीं दे सकते, किसी तरह का प्रिडिक्शन या किसी तरह का इन्फ्लुएंस नहीं दे सकते। सट्टा बाजार किसे जीतता हुआ बता रहा है, किसे हारता हुआ बता रहा है, एग्जिट पोल, इलेक्शन सर्वे किसका क्या कह रहे हैं, तमाम अलग अलग तरीके की, अलग अलग जोनर की बातें हैं जिनमें जाने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन मारवाड़ में खास करके जिन सीटों पे स्थितियां बदल रही हैं उनमें जिक्र करना समीचीन होगा सिवाना सीट का। जी हां, जहां मेजर मानवेंद्र सिंह चुनाव मैदान में भेजे गए हैं कांग्रेस से और कहा जा रहा है कि मेजर मानवेंद्र सिंह की कांग्रेस में अंतिम पारी हो, ऐसी कोशिश कांग्रेस के 2 बड़े कद्दावर नेताओं ने की है। एक पड़ोसी सीट के हैं और दूसरे पड़ोसी जिले के। जी हां, मानवेंद्र सिंह की कांग्रेस में एंट्री बीजेपी के हनुमान कहे जाने वाले नेता जसवंत सिंह जसोल के बेटे मानवेंद्र सिंह, पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह, पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह, वसुंधरा राजे से अदावत के बाद सीधे कांग्रेस में गए। उन्हें झालरापाटन चुनाव लड़ने भेजा गया, वहां से हार के आए, उन्हें बाड़मेर में लड़ाया गया। पार्टी ही ने वोट नहीं किया, जिनके कैलाश चौधरी के सामने जो खड़े हुए
कांग्रेस जो है यहाँ लगभग सारी सीटें, सिवाना के अलावा जो सीटें थी वो लगभग सीटों पे फतेह हासिल की, जिसमें पचपदरा, जिसमें शिव, जिसमें बाड़मेर, जिसमें बायतू, जिसमें उड़ामलानी, ये तमाम सीटें कांग्रेस ने जीती वहां पे। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने यहाँ वोट नहीं किया मानवेंद्र सिंह को। मानवेंद्र सिंह चूंकि गांधी परिवार के नजदीकी हैं, ऐसे में एक कोशिश है कि ये व्यक्ति जिसकी सीधी एंट्री है गांधी परिवार में, जिसमें वंवर जितेंद्र है, जिसमें मानवेंद्र सिंह है, जिसमें अशोक गहलोत खुद है, जिसमें सचिन पायलट, तो इस जोन में लग रहा है कि मानवेंद्र सिंह को किस तरह से घेरने की कोशिश की जा रही है। हालांकि होगा क्या, क्योंकि सुनील परिहार जो कि खासम खास है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के, वो बिना किसी इशारे के खड़े हुए हैं, बात थोड़ी कम हजम होती है और एक बड़े जाति का वोट बैंक रखते हैं। उन्हें बिठाने में सफल नहीं हो पाए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम प्रिविलेजेस के बाद में। ऐसे में कहीं बू आती है किसी राजनीतिक कोशिश की। राजनीति में चीजें आम हैं और अशोक गहलोत की जादूगरी निश्चित तौर पे अलग ही स्टाइल, अलग ही जो परिणाम वो देती है। इस बार भी मारवाड़ में आपको देखने को चुनाव मिलेगा। रविंद्र सिंह भाटी ने जिस तरह से शिव में माहौल बनाया है, उससे परिणाम क्या रहेगा कहा नहीं जा सकता। फतेह खान वहां मजबूत हैं, स्वरूप सिंह खारा चुनाव बहुत जबरदस्त लड़ रहे हैं, बीजेपी का काडर है। कांग्रेस की ओर से अमीन खान हैं। फतेह खान ने एक नया विकल्प के रूप में खड़ा करने की कोशिश की है, लेकिन जिस विकल्प की सबसे ज्यादा चर्चा है, शिव से बाहर, शिव नाम की कोई सीट है जो पाकिस्तान से सटी हुई है, इसका जिक्र होता है भारत के हर कोने में। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में तमाम मीडिया हाउसेस जिक्र कर रहे हैं, तो उसकी वजह रविंद्र सिंह भाटी हैं। वोट कितने आएंगे, लोग किसे देंगे, यह वक्त बताएगा। लेकिन इस लड़के ने मुद्दा आधारित राजनीति वहां पहली बार शुरू की है। मेरा शिव में जाना हुआ, लोगों से बात हुई तो वो कह रहे हैं पानी की समस्या है। हमने पूछा कि आप, बुजुर्ग लोगों से पूछा, आप कितने साल से यहां रह रहे हैं, तो बोले हमें एहसास पहली बार हुआ, हमें लगता था कि यही जिंदगी है। हमें कहा गया कि आपकी समस्याएं, आपके मुद्दे, उनको लगता है कि शहरों में जो पैदा हुए, शहरों में अलग व्यवस्थाएं, शहरों में रहने वाले लोग अलग होते हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं भी उसी तरह माकूल की जाती हैं। परिणाम क्या रहेगा, तमाम नेता अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन शिव जो है वो हॉट सीट बन गई ही है। और इस हॉट सीट से जो गर्मा गर्म परिणाम क्या आएंगे 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन कल जो मतदान है उसमें अलग उत्साह है। 5 बराबर लेवल के कैंडिडेट वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं। जालम सिंह रावड़ोत हैं, आरएलपी आजाद समाज पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार। दलित वोट बैंक बड़ा है, अगर दलित वोट बैंक, जाट वोट बैंक जालम सिंह लेने में सफल होते हैं तो अलग परिणाम आएंगे। स्वरूप सिंह खारा अगर मूल ओबीसी और बीजेपी का काडर के साथ साथ राजपूतों के वोट को खींच ला जाता है तो अलग परिणाम होगा। फतेह खान कितने मुस्लिम वोट तोड़ पाते हैं और दूसरी जातियों को कितना साथ ला पाते हैं। कांग्रेस की नीतियों, खुद की ईमानदारी और एक साफ स्वच्छ छवि के बावजूद कड़ी बात कहने के लिए प्रसिद्ध अमीन खान अगर एक बार फिर से पसंद बनते हैं 84 साल की उम्र में, तो शिव का चुनाव अलग होगा, अलग नतीजा लाएगा। इसके अलावा बड़ौसी सीट की बात करें, पचपदरा की, तो पचपदरा में जिला बनाने वाला मुद्दा लेके बैठे हैं मदन प्रजापत। चूंकि जिला बन चुका है, ऐसे में लोगों की डिमांड पूरी हो चुकी है, आगे क्या दिलाएंगे आप, ये बड़ा सवाल है। लेकिन थान सिंह डोली के आरएलपी से खड़े होने के बाद में बीजेपी का मूल वोट बैंक खिसका है वहां पे। ऐसे में पचपदरा और बालोतरा एक ही कस्बा हो गया है अब, और रिफाइनरी के लिहाज से बहुत प्रॉस्पेरियस जिला है वहां पे। वहां का एमएलए जो है वो बहुत बड़ा पावर वाला है, चाहे वो सीएसआर के नजरिए से देख लो, प्राइवेट कंपनियों में अपने लोगों को जॉब दिलाने के नजरिए से देख लो। ऐसे में कोशिशें बड़ी और प्रभावी हो रही हैं। नए प्रत्याशी हैं वहां और बीजेपी की ओर से, साथ ही आरएलपी, बीजेपी और कांग्रेस की जो है टक्कर कांग्रेस बीजेपी में नजर आ रही है, लेकिन परिणाम आरएलपी तय करेगी। आरएलपी सिवाना में भी तय कर रही है, आरएलपी तय कर रही है शिव में भी। तो बाड़मेर जिले में आरएलपी का प्रभाव खासा देखने को मिल रहा है। हनुमान बेनीवाल ने अपना एक पैर वहां रख रखा है और आरएलपी को सीधा सीधा फायदा मिलेगा या नहीं, लेकिन चुनाव जरूर प्रभावित होगा। और ये प्रभावित में आरएलपी, जहां बोतल जो है वो सबसे ज्यादा जो चुनावी नशे को मजबूत कर रही है, वो है बायतू। हरीश चौधरी से सीधी अदावत है हनुमान बेनीवाल की, राशि दोनों की एक है, लेकिन हरीश और हनुमान की बन नहीं रही है। अब हनुमान जो है वो कैलाश चौधरी के खास हैं, तो कैलाश और हनुमान की जो जोड़ी है वो हरीश को कैसे निपटाए, बड़ा सवाल है। पिछली बार भी पूरी कोशिशें की थी। उमेदाराम जो प्रत्याशी थे, मैं नाम भूल रहा हूं, जो आरएलपी से बायतू से जो प्रत्याशी थे, बेनीवाल सरनेम लिखते हैं वो भी, तो उन्होंने, उमेदाराम ही नाम है उनका, दूसरे शिव में थे उदाराम, तो उदाराम तो सपोर्ट कर चुके हैं
किसी अन्य पार्टी को। लेकिन उमेदाराम मेघवाल जो है वो बायतों में क्या परिणाम लाएंगे, क्योंकि पिछली बार वो दूसरे नंबर पर रहे थे, कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि एक और प्रत्याशी किशोर सिंह थे जिन्होंने बीजेपी को सपोर्ट कर दिया, तो वहां थोड़ा सा अलग माहौल बीजेपी के पक्ष में भी हैं। ऐसे में देखना है कि हरीश चौधरी कैसे इस सीट को बचा पाएंगे। हरीश चौधरी कांग्रेस के बड़े नेता है और बड़े नेता होने की कोशिश में जुटे हैं। पश्चिमी राजस्थान में जाट जो राजनीति है उसका शिखर पुरुष कौन हो, सबसे बड़ा सवाल है। कांग्रेस में जो मिर्धा परिवार, मदेरणा परिवार था, तो मिर्धा परिवार की बेटी यानी कि ज्योति मिर्धा बीजेपी का दामन थाम चुकी हैं। मदेरणा परिवार की बेटी यानी कि दिव्या मदेरणा ओसियां से लड़ रही है। दिव्या मदेरणा जो है वो घिरी हुई हैं हनुमान बेनीवाल और बीजेपी की चाल में। हनुमान बेनीवाल ने वहां कैंडिडेट नहीं उतार के त्रिकोणीय मुकाबला होने से बचाया। साथ ही बीजेपी ने जो राजपूत प्रत्याशी महेंद्र सिंह पिछली बार अलग कुछ वोट ले गए थे, बड़ी संख्या में वोट ले गए थे, उनको मना लिया। ऐसे में सीधी टक्कर में दिव्या मदेरणा कैसे इस सीट को निकाल पाएगी, बड़ा सवाल है। तो पुराने परिवारों के नए राजनीतिक क्षत्रप नहीं उभरे, यह कोशिश की गई है। कोशिश यह भी की गई कि नए और युवा क्षत्रप ज्यादा पंख नहीं फड़फड़ाएं, लिहाजा गुड़ामलानी में युवाओं के लिए कहते हुए सीट जिस तरह से हेमाराम ने छोड़ी, हेमाराम से भी बुजुर्ग सोनाराम को दिया गया है। सोनाराम कितनी सोने की चमक बिखेरेंगे अपने नाम के अनुसार, हेमाराम जो है वो कैसे उनको वोट दिला पाते हैं, देखने वाली बात होगी। क्योंकि वहां थोड़े के विश्नोई जो है वहां भारी पड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर बाड़मेर जिले की और सीटों की बात करें तो चौहटन है, अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, और वहां पर आरएलपी जो है तरुणराय कागा वो थोड़ा सा निर्णायक पड़ रहे हैं। वहां त्रिकोणीय मुकाबला बाड़मेर में भी है, जहां डॉक्टर प्रियंका चौधरी और कांग्रेस के मेवाराम जैन के बीच टक्कर है। तो अब ये बड़ा सवाल है कि मेवाराम जैन जो है वो किस तरह से सीट निकालते हैं, क्योंकि कंटिन्यू 3 बार से वो जीत रहे हैं। थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी है, प्रियंका चौधरी का दावा, उनकी भावनाएं और बीजेपी के प्रत्याशी का नीचे खिसकना। एक ही जाति के दोनों प्रत्याशी हैं, जाति का बड़ा वोट बैंक है। अगर जाति एक और आ जाती है प्रियंका चौधरी की ओर या वहां पे जो कड़वासरा बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनकी ओर, तो थोड़ा सा स्थिति टक्कर वाली होगी। लेकिन चूंकि मेवाराम अंतिम रात, जिस रात में आज हम बात कर रहे हैं, उस रात को खेल कर जाते हैं, तो वही मेवा की खुशबू जो है, उनकी जो कोशिशें हैं वो अक्सर मुकम्मल हो जाती हैं। इस बार क्या रहेगा देखने वाली बात होगी। अगर एक और सीट की बात करें अपन, बाड़मेर जिले की, चौहटन की अपन बात कर चुके, तो चौहटन में जैसा मैं बता रहा था कि एससी वर्ग से आदूराम मेघवाल हैं वहाँ पे, और तरुण राय कागा जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं वो वहाँ पे सीधे तौर पे एक बड़ी टक्कर दे रहे हैं। सॉरी, कांग्रेस से पद्माराम मेघवाल है, बीजेपी से आदूराम है, और तरुण राय कागा आरएलपी से है। तो बाड़मेर जिले की अगर बात करें तो वहां आरएलपी जो है वो डिसाइडिंग पोजीशन पे है लगभग सभी सीटों पे। यह एक बड़ा रोचक तथ्य है कि नागौर के बाद आरएलपी कहीं डिसाइडिंग है तो वो बाड़मेर में है। इसके अलावा अगर पड़ोसी जिले बीकानेर की बात करें तो कोलायत में आरएलपी ने गजर काट रखा है। वहां पे जो रेवत राम पंवार जो पूर्व विधायक आरएलपी से खड़े किए गए हैं वो भी वहां खासा प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। देवी सिंह भाटी के पोते वहां चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पिता महेंद्र सिंह भाटी बीकानेर के सांसद रहे थे, युवा नेता थे, हादसे में निधन हो गया था उनका। उनके सामने भंवर सिंह भाटी हैं, गहलोत सरकार के मंत्री हैं, और देखना है कि क्या परिणाम देता है। लेकिन जिस सीट की अपन जिक्र करेंगे आज, नोखा का परिणाम हमेशा अनोखा रहता है। आपको मैं बताता रहा हूं कि वहां विधायक रिपीट करने में लोग बिलीव नहीं करते। बगावतों के लिए फेमस है नोखा। इतना फेमस है कि निकाय चुनाव में नगर पालिका का चेयरमैन जो है वो एनसीपी से बना दिया। एनसीपी महाराष्ट्र वाली जब एक हुआ करती थी, वही 10:10 के घड़ी के निशान वाला सिंबल आपको याद होगा, जो आजकल भतीजे के पास है, चाचा अजीत पवार की जाजम खींचने के बाद। अजीत पवार ने जो जाजम खींची थी चाचा शरद पवार से। तो वहां जो कन्हैयालाल झंवर है वो अब झंवर डुला रहे हैं, और किस तरीके से वो चीज को बदलते हैं, क्योंकि वहां जो रामेश्वर डूडी की पत्नी को चुनाव लड़ाया जा रहा है वो सहानुभूति के नाम पे वोट मांग रही है। रामेश्वर डूडी अस्वस्थ हैं, चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, पिछला चुनाव हारे थे। बिहारी विश्नोई अब जो है वो पूरी जोर लगा रहे हैं, करणी सेना के लोग उनके लिए प्रचार कर रहे हैं, राजपूत समाज के बड़े नेता उनके साथ आए हैं। लेकिन देखना है कि झंवर जो कि चुपचाप काम कर रहे हैं वो इस चुप्पी के बहाने से कितना बड़ा विस्फोट करेंगे, यह थोड़ा सा अपन 3 तारीख को इस पे और डिटेल डिस्कस करेंगे। बीकानेर की और सीटों पे बात करें तो बीडी कल्ला जो है उनको थोड़ी सी मुश्किलात पेश आ रही हैं। वहीं सिद्धि कुमारी जो है वो थोड़ा निश्चिंत हो सकती हैं, क्योंकि
बीकानेर एक ऐसी सीट है जहां पे मुस्लिम समाज के लोग जो हैं, जो बीकानेर के राज परिवार से जुड़े हुए रहे, किस्सा चलता है कि वो लोग ये कहते हैं कि हमें जो रोजगार दिया गया वो महाराजा गंगा सिंह जी के वक्त में दिया गया। तो वहां रॉयल फैमिली का एक अलग सा ही माहौल बनता है। इस बार क्या करेंगे मुसलमान, क्या बीजेपी को वोट देंगे? कट्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफत, कट्टर खिलाफत के बावजूद क्या ऐसा होगा? ऐसा हुआ तो एक नई नजीर बीकानेर में देखने को मिलेगी। और सिद्धि कुमारी वर्सेस दूसरे जो कैंडिडेट हैं, जो युवा हैं और कांग्रेस के काफी प्रभावी कैंडिडेट हैं, उनको उनके बीच में कैसी टक्कर रहेगी वक्त बताएगा। कल उसके लिए जो मतदान हो रहे हैं उसमें कौन किस तरफ जाएगा देखने वाली बात होगी। वहां पे विश्नोई जाति के कैंडिडेट हैं जो कि आरएलपी से खड़े हैं, जो कि वो भी चीजें बदलने में सक्षम बताए जा रहे हैं, लेकिन परिणाम क्या रहेगा ये हम आपसे 3 तारीख को रूबरू करवाएंगे। इसके अलावा लूणकरणसर सीट के जो वीरेंद्र बेनीवाल हैं, वीरेंद्र बेनीवाल पहले गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं 8 से 13 वाली गवर्नमेंट में। और लूणकरणसर भी अहम सीट है जहां कभी माणिकचंद सुराणा जीते थे बहुत उम्र दराजी के दौर में बागी होके, तो उस सीट पे भी। और लेकिन अगर खजुआला की बात नहीं करें, खजुआला सीट पे गोविंद राम मेघवाल जो आपदा एवं राहत के मंत्री हैं, वो विश्वनाथ मेघवाल के सामने कैसे अपने आप को साबित कर पाएंगे, क्योंकि वहां एक अलग तरह का नेक्सस बना है गंगानगर और बीकानेर जिले के बीच में। नए जिलों की घोषणा हुई है, एक विधानसभा क्षेत्र खाजूवाला को काट के नए जिले अनूपगढ़ में डाला गया है। अनूपगढ़ और रायसिंह नगर को भी डाला गया है यहाँ पे अनूपगढ़ जिले में। तो अनूपगढ़ जिला हेडक्वार्टर है। खाजूवाला के लोगों का कहना है कि उन्हें बीकानेर में ही रहना है, क्योंकि उनकी जो सबसे बड़ी मंडी बीकानेर है, कनेक्टिविटी बीकानेर है, अनूपगढ़ उनके लिए उल्टा पड़ता है। ऐसे में वो लोग जाना नहीं चाहते उस जिले में। तो इन चीजों को लेके काफी स्थितियां गड्ढमड्ढ सी हो रही हैं। दूसरा, एक जातीय समीकरण इस तरह से प्रभावित हुआ है कि बीकानेर जिले में पहले अनुसूचित जाति की एक सीट हुआ करती थी, उसका नाम था खाजूवाला, और गंगानगर जिले में 2 सीटें हुआ करती थी, अनूपगढ़ और रायसिंह नगर। अब गंगानगर जिले में एक भी अनुसूचित जाति का विधायक नहीं होगा। बीकानेर में भी अगर रेवंत राम पंवार नहीं जीतते हैं तो नहीं होगा, क्योंकि वहां भी कोई रिजर्व सीट नहीं बची। और अनूपगढ़ ऐसा जिला है जहां सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति के ही विधायक बनेंगे आरक्षण के कारण। तो जो स्थिति दक्षिणी जिलों में है, जहां अनुसूचित जनजाति का एक बहुत बड़ा प्रभाव है और दूसरी जातियां जो है बड़े अनमने ढंग से जो है वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाती, या जो पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए, पॉलिटिकल कोशिशों के लिए जो कर रही है, वो वहां स्थिति उत्पन्न हो रही है कि 2 जिले जहां एक भी एससी का लेजिस्लेटिव जो पर्सन जो है वो स्टेट असेंबली में नहीं होगा, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं होगा, और अनूपगढ़ में जो है वो जो अनारक्षित वर्ग से या ओबीसी वर्ग से कोई भी लेजिस्लेटिव जो है वो नहीं होगा रिप्रेजेंटेटिव राजस्थान की विधानसभा में। तो जिलों के निर्माण में कई जगह ऐसी परिस्थितियां आई है और लोग सीमांकन की मांग कर रहे हैं। पुनः विश्वनाथ मेघवाल जो है वो गोविंद राम मेघवाल पे यहीं भारी पड़ रहे हैं। लोगों का जो विरोध है, मंडी बदलना, लोगों का इलाज के लिए बीकानेर जाना होता है, बीकानेर में नहीं होता तो फिर वो जल्दी जयपुर का रुख कर सकते हैं। लेकिन अगर वो अनूपगढ़ जाएंगे और अनूपगढ़ से बीकानेर और बीकानेर से फिर वहां जाएंगे तो बड़ी समस्या होती है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज बीकानेर में है, तमाम तरह की चीजें हैं, जिला मुख्यालय, क्योंकि सीएचसी से अगर ट्रांसफर होता है, कोई मरीज रेफर होता है तो वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए ही होता है। क्या व्यवस्थाएं रहेगी, क्या रहेगी, उन पे वक्त बताएगा, लेकिन परिणाम ये व्यवस्थाएं जरूर प्रभावित करेगी। अगर अपन और बात करें बीकानेर जिले की जो दूसरी सीटें हैं, जिसमें कोलायत का अपन जिक्र कर चुके हैं, ईस्ट वेस्ट, लूणकरणसर में, डूंगरगढ़ में, वहां कम्युनिस्टों का मामला है। कम्युनिस्ट अभी गिरधारी मैया वहां एमएलए हैं, और जो सारस्वत हैं ताराचंद, ये त्रिकोणीय सा मुकाबला डूंगरगढ़ में बन रहा है। पड़ोसी रतनगढ़ सीट पे भी मामला जो है वो अभिनेश महर्षि एक बार फिर से विधायक, लेकिन अभिनेश महर्षि के खिलाफ एक अलग तरह की एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन वो लोग जो पूसाराम गोदारा हैं उनको कैसा के खड़ा कर पाते हैं, क्योंकि वहां पे निर्णायक राजपूत वोट बैंक है। साथ ही सुजानगढ़ को अंतिम समय में जिला घोषित तो करवा लिया, लेकिन बनवा नहीं पाए। ऐसे में मनोज मेघवाल के लिए भी चुनौती है। मनोज मेघवाल पिछली बार उपचुनाव में अपने पिता की जगह जीते थे, अलग तरह का वहां उनकी स्टाइल है मनोज मेघवाल की, और उनके सामने महिला प्रत्याशी है। देखना है सुजानगढ़ की जो जनता किस तरह से परिणाम को मनोज मेघवाल के पक्ष में देती है या उनके खिलाफ देती हैं। साथ ही सरदार शहर जो सीट है वहां भेजे गए हैं बीजेपी के पूर्व मंत्री
पिछली बार टिकट काटा जिनका नाम है राजकुमार रिणवा। रिणवा रतनगढ़ से विधायक रहे हैं 2-3 बार, पहले निर्दलीय जीते 2003 में, उसके बाद में उन्हें टिकट दी जाती रही। 8-13 में जीते लेकिन 18 में नहीं जीत पाए। अब वो सरदार शहर से लड़ रहे हैं। आरएलपी का कैंडिडेट बैठ गया वहां पे, हनुमान बेनीवाल ने कहा पैसे लेके बैठ गया। तो सरदार शहर जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं राजेंद्र राठौड़, कैसे वो जिता पाते हैं अपने पुराने साथी को, जो कि खासे प्रभावी खान मंत्री रहे थे, और राजकुमार रिणवा जो हैं, और उनके सामने जो हैं वो अनिल शर्मा हैं, पूर्व विधायक भंवरलाल शर्मा के बेटे। उनके भी पिता का निधन हुआ था बीच असेंबली और वो उपचुनाव में विधायक बने थे। तारानगर सीट पे गजब की फाइट चल रही है राजस्थान में। तारानगर पे राजेंद्र राठौड़ हैं और सामने नरेंद्र बुडानिया है। यहाँ जाट वर्सेस राजपूत सीधी सीधी फाइट है और बहुत गजब की टक्कर है इस सीट पे। देखना है तारानगर में किसका तारा चमकेगा, क्योंकि एक अलग तरह का माहौल यहाँ बना हुआ है। यहाँ जाट समाज से कई प्रत्याशी हैं, जेजेपी ने टिकट दिया है, आरएलपी ने टिकट दिया है, कांग्रेस ने टिकट दिया है। राजेंद्र राठौड़ किस तरह से सीट को निकालते हैं, क्योंकि वो पूर्व विधायक चंद्रशेखर बैद को, जिनके पिता 7-8 बार विधायक रहे हैं, कभी सरदार शहर से कभी तारानगर से, वो चंद्रशेखर बैद को बीजेपी ज्वाइन तो करवा ली लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिला पाए। ऐसा माना जा रहा था कि चंद्रशेखर बैद को वो सरदार शहर से टिकट दिला देंगे, लेकिन दिला नहीं पाए। अब स्थिति ये हुई कि राजेंद्र राठौड़ जो है वो शायद बैद अगर उनके साथ नहीं जुटे तो राजेंद्र राठौड़ के लिए मुश्किलात पेश आ सकती हैं। हालांकि जैसा कि उस इलाके में चल रहा है, दोनों ही पार्टियां बड़ी शिद्दत से अपने डैमेज कंट्रोल में लगी और एक एक वोट पे गजब का काम चल रहा है उस सीट पे। तारानगर राजस्थान की हॉट सीट है और उस हॉट सीट के परिणाम हम 3 तारीख को आपके सामने उद्धृत करेंगे ही। लेकिन अगर बात करें अपन, इनके पास एक और सीट है चूरू जिले की, जिसका नाम है राजगढ़ कहते हैं उसे। शादुलपुर सीट जो है, शादुलपुर सीट पे त्रिकोणीय मुकाबला है। बसपा के विधायक मनोज न्यांगली हैं, कृष्णा पूनिया, बीजेपी कांग्रेस और तीनों में बसपा के पूर्व विधायक रहे मनोज न्यांगली, कृष्णा पूनिया अभी विधायक हैं। टक्कर इन दोनों में नजर आ रही है, बीजेपी और मतलब त्रिकोणीय मुकाबला है वहां पे। अब ये स्थिति अगर चूरू सीट पे जाएं तो वहां जो है रफीक मंडेलिया चुनाव नहीं जीत पाए, बड़े बहुत माइनर अंतर से पिछला चुनाव हारे थे। अब वहां पे है हरलाल सारण। हरलाल सारण वाला प्रयोग 2008 में भी किया था, जिसमें यही जो रफीक मंडेलिया, इनके पिता हाजी मकबूल मंडेलिया विधायक बने थे, सबसे अधिक बच्चों वाले विधायक थे। तो रफीक मंडेलिया के पास टीम तगड़ी है खुद की, घर की, तो कैसे वो अपने आप को जिता पाते हैं। चूरू के पास वाली फतेहपुर सीट वही हिंदू मुस्लिम वाला मामला है, वहां पे एक आधा बागी भी है, उसके चलते वहां भी त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। लेकिन अगर बात लक्ष्मणगढ़ सीट की नहीं करें तो चुनाव मुकम्मल नहीं होता। लक्ष्मणगढ़ में गोविंद सिंह डोटासरा है, सामने सुभाष महरिया है। ये गजब की फाइट है यहाँ पे। यहाँ भी नेक टू नेक मुकाबला है उसी तरीके का जैसा तारानगर में है, लेकिन वहां राजपूत वर्सेस जाट मामला है और यहाँ जाट वर्सेस जाट है और राजपूत निर्णायक है। क्या रहेगा गोविंद सिंह डोटासरा का भविष्य, जो कि लगातार 3 बार से जीत रहे हैं। दिनेश जोशी जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं, उन्होंने गिव अप किया है, इस बार बागी नहीं हुए हैं, वो किसको वोट दिलाएंगे। अंदरूनी और खुले तौर पे वोटों का यहाँ बहुत महत्व है। कम्युनिस्टों का भी थोड़ा सा प्रभाव है। कम्युनिस्टों का प्रभाव दांतारामगढ़ सीट पे भी है, जहां अमराराम लड़ रहे हैं और 2 कैंडिडेट आमने सामने लड़ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ। जेजेपी से रीटा सिंह लड़ रही है और उनके पति लड़ रहे हैं, दोनों बीजेपी से, सॉरी कांग्रेस से वीरेंद्र सिंह। तो ये गजब की सीट फंसी हुई है दांतारामगढ़ जो है। इसके अलावा खंडेला में भी तगड़ा मुकाबला है। खेतड़ी में भी बीजेपी के प्रधान को कांग्रेस ज्वाइन करवा के जिस तरह से टिकट दिया गया, धर्मपाल जो गुजर हैं उनके सामने, और वहां पे मनोज घुमरिया बसपा वाले गजब की बैटिंग कर रहे हैं, जो एसटी वर्ग से आते हैं और बड़ा वोट बैंक है एसटी वर्ग। झुंझुनू जिले में एक भी राजपूत को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया है इस बार। ऐसे में जो राजपूत वोट बैंक है वो देखेगा कि किस ओर जाना चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या, बड़ा वोट बैंक है वहां पे, और मुस्लिम वोट बैंक जो है वो भी बड़ा वोट बैंक है वहां पे। आपको बता दें कि राजस्थान की ओर, राजस्थान से 25 सीटें जो लोकसभा में हैं, एक ही मुसलमान आज तक लोकसभा सांसद बन पाया है और वो बना है झुंझुनू से। तो झुंझुनू में कायम खानी मुसलमानों की संख्या बहुत अधिक है और उनका एक साझा गठजोड़ सा है राजपूत और कायम खानी मुसलमानों का। तो क्या इस बार झुंझुनू का परिणाम अलग आएगा, ये आप देखेंगे और बहुत प्रभावी तरीके से देखेंगे। अब अगर अपन चले नीचे की तरफ, यानी कि नागौर में, तो नागौर बड़ा रोचक हो रखा है। वहां कम्युनिस्ट तो नहीं है लेकिन वहां आरएलपी है। जी हाँ, फिलहाल 3 विधायक हैं, जिनमें से 2 इसी जिले में हैं
और हनुमान बेनीवाल खींवसर पे गजब की ताल ठोक रहे हैं। उन्हें अंदरूनी मदद जो मिल रही है वो दुर्ग सिंह जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनका, वो अगर साइड वोट ले जाते हैं, जितने ले जाएंगे उतनी ही हेल्प हनुमान बेनीवाल को हो रही है। हनुमान बेनीवाल ने क्या दांव चला पता नहीं, लेकिन नागौर के अंदर उन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया और आम आदमी पार्टी ने भी नहीं दिया, जबकि बड़ी हॉट सीट है वहां, त्रिकोणीय मुकाबला है, हबीबुर रहमान बागी है वहां पे, वहां चुनाव लड़ रहे हैं ज्योति मिर्धा, उनके सामने हरेंद्र मिर्धा, चचेरे भाई बहन के बीच मुकाबला है। आरएलपी जिसका नागौर में प्रभाव है, पिछली बार मुस्लिम कैंडिडेट था कांग्रेस से और बीजेपी से थे मोहन चौधरी, ऐसे में हनुमान बेनीवाल ने आरएलपी से मुस्लिम प्रत्याशी उतार के एक बड़ा स्विंग किया था, लेकिन वो स्विंग जो है वो फायदा कर गया बीजेपी को। पिछली बार हनुमान बेनीवाल बीजेपी के इन्फ्लुएंस में थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हनुमान बेनीवाल ने इस बार भी गेम गजब का किया है। 34 सीटें जो दलितों के लिए आरक्षित हैं, आजाद समाज पार्टी से गठबंधन के बावजूद सिंबल बोतल वाला दिया है 24 जगह, तो 25 जगह, तो ये एक अलग तरह की पॉलिटिक्स। हनुमान बेनीवाल बड़े शार्प और सधे हुए पॉलिटिशियन के तौर पे कदम रख रहे हैं और उन्होंने तमाम असंतुष्टों को अपनी ओर करके और एक बड़ा अलग मैसेज देने की कोशिश की है। देखा जाए कि उन्होंने जैतारण के अंदर दिलीप चौधरी जो कि जाट समाज से आते हैं, बड़े प्रभावी नेता रहे हैं, एक बार विधायक रहे हैं, संसदीय सचिव बने थे, उनको आजाद समाज पार्टी से टिकट दिया है ताकि दलित वोट बैंक प्लस जाट वोट बैंक मिलकर एक सीट निकाली जा सके, क्योंकि जैतारण में 4-5 का खिचड़ी टाइप मामला हो रखा है। वहां योगी लक्ष्मणनाथ बीजेपी के बागी हैं, बीजेपी के काफी वोट काट रहे हैं वो। सुरेंद्र गोयल जो कि कांग्रेस से हैं और बीजेपी छोड़ के आए हैं, बड़ा बीजेपी से बर्खास्त थे, पिछली बार चुनाव लड़ा 17-18 हजार वोट आए थे, इस बार उनका बड़ा वो बीजेपी का मूल वोट बैंक तोड़ रहे हैं, उसका असर जिले में दूसरी जगह भी पड़ रहा है। आप देखिए सोजत सीट पे अशोक गहलोत के सलाहकार खड़े हैं जिनका नाम निरंजन आर्य है, जो मुख्य सचिव रह चुके हैं, उनके सामने शोभा चौहान है। अब वहां तगड़ी फाइट है, शोभा चौहान और निरंजन आर्य के बीच तगड़ी फाइट है, कौन चुनाव जीतेगा इस पे एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वहां त्रिकोणीय जैसा मामला नहीं है, नेक टू नेक फाइट है। और जो मेघवाल वोट बैंक किसकी तरफ जाएगा यह सीधा सीधा परिणाम वहां पे प्रभावित करेगा। मारवाड़ जंक्शन में केसाराम चौधरी थोड़े निश्चिंत हो सकते हैं, लेकिन खुशवीर सिंह जोजावर ने कुछ गेम चले हैं बीते 2 दिन में और वो और कर रहे हैं कोशिशें। अब देखना यह है कि वहां राजपुरोहित वोट बैंक अगर अलग चला जाता है बीजेपी से, जैसा वहां पे एक प्रत्याशी खड़े भी हैं उस समाज के, तो फिर नुकसान जो है वो बीजेपी को है। परंतु खुशवीर सिंह जोजावर जो कि 2 बार विधायक रह चुके हैं, 3 बार, और उसके अलावा जिला प्रमुख रह चुके हैं, तो वो अपनी स्टाइल में चल रहे हैं। केसाराम चौधरी को भी कम आंका जाना ठीक नहीं है, क्योंकि सिरवी समाज एक बड़ा वोट बैंक है और एक ही टिकट बीजेपी उस वोट बैंक में देती है और बीजेपी के ही वहां सांसद जो है वो इसी समाज से आते हैं, तो सिरवी समाज बीजेपी के पक्ष में इन्फ्लुएंस है। कांग्रेस सिरवी समाज को टिकट नहीं दे रही है। जाट प्रत्याशी को टिकट बाली में दिया है, बद्री जाखड़ को। यहां पुष्पेंद्र सिंह राणावत जो है वो निश्चिंत है अपनी जीत को लेके। उसकी वजह वहां का कास्ट इक्वेशन है। एक तो बद्री जाखड़ हार्डकोर जाट नेता है, जो उनकी जाति के वहां वोट नहीं है। दूसरे राजपुरोहित समाज के नेता सीधे तौर पे घोषणा कर गए, नाम है उनका जो चुन्नीलाल चाड़वा से पूर्व जिलाध्यक्ष और रह चुके हैं कांग्रेस के, वो सचिन पायलट खेमे के हैं, वो मदद कर रहे हैं सीधे तौर पर पुष्पेंद्र सिंह राणावत की। ऐसे में यह जो खेल है यह अलग रंग जा रहा है। बाली में बीजेपी निश्चिंत रह सकती है 6ठी बार लगातार। पाली में भी टक्कर है, लेकिन देख इस बार भीमराज भाटी जो है वो फायर ब्रांड स्टाइल में नहीं आ रहे हैं, उन्होंने राकेश भाटी को आगे कर रखा है। लेकिन चूंकि लोग अपेक्षा करते हैं कि भीमराज भाटी जिस अंदाज से वार करते हैं वो वार अभी तक उन्होंने निकाले नहीं। भीमराज भाटी 8वां चुनाव लड़ रहे हैं और बड़ी शिद्दत से लड़ रहे हैं, 8वां-9वां चुनाव लड़ रहे हैं। देखना है कि कितना वो प्रभावी इलेक्शन को बना पाते हैं, क्योंकि ज्ञानचंद पारख के पास 5 बार की एंटी इनकम्बेंसी तो है, लेकिन लोगों के पास कोई बेहतर विकल्प ज्ञानचंद पारख के अलावा और भीमराज भाटी के इतर नहीं है तीसरी ओर जाने के लिए। लेकिन ऐसे में सीधा मुकाबला जो है, और बीजेपी का आरएसएस का जो कैडर है या बीजेपी के जो संगठनात्मक संरचना है वो सीधे तौर पे फायदा ज्ञानचंद पारख को पहुंचा रही है, और कांग्रेस में संगठन 2-3 जगह बिखरा हुआ है। दूसरा, अगर देखा जाए सीटों की बात करें अपन, तो सुमेरपुर सीट पे भी टक्कर है। मूल ओबीसी के प्रत्याशी खड़े हैं, मेवाड़ा समाज से एक प्रत्याशी हैं हरिशंकर मेवाड़ा कांग्रेस की ओर से, और बीजेपी की ओर से जो है वो जोराराम कुमावत हैं। कहा जाता है कांग्रेस की अंतिम लिस्ट में नाम आना, प्रत्याशी को ज्यादा टाइम नहीं मिल पाला, ये माइनस पॉइंट है, लेकिन चीजें सुधारने की कोशिशों में सभी लोग जुटे हैं। सिरोही में संयम लोढ़ा जो है वो चुनाव को मुकाबले में ले आए हैं, ओटाराम देवासी, और उनके बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन खेल खराब कर रहे हैं हेमंत पुरोहित। बीजेपी ने भले ही बसपा के प्रत्याशी को बिठा लिया, लेकिन जो बसपा में जाने वाले वोट थे अब वो अपनी ओर आएंगे, या जो वोट 0 हो रहे थे वो माइनस होंगे या प्लस, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सिरोही सीट का सीधा सा असर रेवदर पे पड़ रहा है। मंत्री कौन बनेगा इस लड़ाई में? अभी चुनाव जीते नहीं उससे पहले ये लड़ाई जो है ये जगसीराम कोहली और
ओटाराम देवासी के समर्थकों के बीच सीधी सी नजर आ रही है कि बीजेपी में उस इलाके में जाती है, एक थोड़ा सा अलग तरह का सेटअप है। आबू पिंडवाड़ा की हम बात कर रहे हैं कि वहां पे जो भारत आदिवासी पार्टी है उसके नेता निश्चित तौर पे एक बड़ा आपको परिणाम दिखा सकते हैं, बड़ा रिजल्ट दे सकते हैं। और उस रिजल्ट का क्या रहेगा, क्योंकि बीजेपी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है, कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी भी अधिक शिक्षित और प्रभावी हैं। ऐसे में चुनाव की फाइट बीएपी और कांग्रेस के बीच होगी या बीएपी और बीजेपी के बीच होगी या बीजेपी कांग्रेस में होगी, यह भी एक रोचक तथ्य रहेगा पिंडवाड़ा आबू पे। वही पिंडवाड़ा आबू जहां माउंट आबू है, जिसके अंदर में आबू रोड भले ही रेवदर में है। और अगर बात करें एक और हॉट सीट जालोर जिले की, तो उसका नाम है सांचौर, जहां देवजी पटेल बड़े पीछे पड़ रहे हैं, पीछे खिसक रहे हैं लगातार। बीजेपी अगर जीवाराम दानाराम की जो जोड़ी है, जिसमें जीवाराम चुनाव लड़ रहे हैं, इस जेडी जोड़ी में जो बल्ले बाजी कर रहे हैं, उस बल्लेबाजी में कौन आगे निकलेगा ये वक्त बताएगा। क्योंकि सुखराम बिश्नोई को भी कम नहीं आंका जा सकता, उन्होंने सांचौर को जिला बनवा लिया। उसके अलावा जो प्रत्याशी हैं वहां पे बसपा के, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, काफी प्रभावी प्रत्याशी हैं, क्योंकि वो पीसीसी के मेंबर है। शमशेर अली पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, प्रधान रह चुके हैं, दलित वोट बैंक उनके साथ जाने की बात कह चुका है, हामी भर चुका है। ऐसे में वहां चुनाव चतुष्कोणीय है, कौन जीतेगा नजर रखेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं रानीवाड़ा की। रानीवाड़ा और सांचौर में वही लक्ष्मण देवासी हत्याकांड बड़ा प्रभावित कर रहा है, नारायण सिंह देवल। लेकिन वहां जो प्रत्याशी रतन देवासी, जातीय समीकरण, जातीय जाजम बिठाने में नंबर 1 माना जा सकता है उनको। और वो अगर कल्बी समाज को यह बताने में सक्षम रहे कि कांग्रेस में आपको क्यों वोट करना चाहिए, और नारायण सिंह अगर इसको बताने में सफल नहीं रहे कि कल्बी समाज यहाँ कांग्रेस से टिकट पाता था, ऐसे में बीजेपी से टिकट मांगने की आपकी जो मांग है वो कितनी जायज है, या साथ लेके चलने की, आगे मौका देने की, ये बड़ी जद्दोजहद चल रही है। और ये चुनाव जो है वो आज रात को ही तय होगा कि आज रात को कौन किसके साथ जाता है। भीनमाल में टक्कर है, पुराराम चौधरी बड़ी भारी लेवल पे एंटी इनकम्बेंसी झेल रहे हैं। 15 साल की आराम से उन्होंने अपना कार्यकाल निकाला है। डेवलपमेंट भीनमाल में 15 साल पहले जो था वही स्थिति अभी नजर आती है। पानी का भी संकट है इस इलाके में। और सामने डॉक्टर समरजीत सिंह हैं, जो कि पहले 2 बार विधायक रह चुके हैं, इस बार एक अलग माहौल में चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा जालोर सीट पे पवनी देवी मेघवाल को कम आंकने की कोशिश बीजेपी नहीं कर सकती। लेकिन अमित शाह की सभा के बाद आहोर और जालोर दोनों के समीकरण निश्चित तौर पे बदले हैं। जवाई और पानी का इशू सबसे बड़ा है और अमित शाह इसका वादा कर गए हैं। इस वादे के आधार पर बीजेपी के कार्यकर्ता किस तरह लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो ये मोटा मोटा जो समीकरण है। जोधपुर संभाग में पोखरण सीट पे भी तगड़ी फाइट है, यहां तक कि प्रतापपुरी और साले मोहम्मद जो है वो मानवेंद्र सिंह को सिवाना टिकट दिए जाने के बाद बड़े निराश हैं। ऐसे में वो कहा जा रहा है कि उनकी ओर से भी फिलहाल कोई फतवा जारी नहीं हुआ है, अंदरूनी पीर पगारों के जो फतवे आते हैं। ऐसे में छोटू सिंह भाटी को कितना फायदा मिलेगा वक्त बताएगा, क्योंकि वहां पे एससी के वोट खूब है। और अनारक्षित सीट एकमात्र जिसपे कांग्रेस ने टिकट दिया है रूपाराम धनदेव को, जैसलमेर सीट है। तो क्या रूपाराम धनदेव रिपीट होंगे या छोटू सिंह को एक बार फिर मौका मिलेगा। और इस बार जो है वो शैतान सिंह, जो जिनका टिकट कटा था पोखरण से पिछली बार, वो कितना साथ आ रहे हैं बाबजी यानी बाबा प्रतापपुरी के साथ में। प्रतापपुरी आशान्वित हैं कि उनकी जीत है और एक बड़ा पद वो लेंगे, लेकिन कितना क्या सफलता मिलेगी 3 तारीख को अपन जिक्र करेंगे। आपसे अपील है कि चुनावों को बड़े रोचक अंदाज में प्रस्तुत करेंगे और इन्हीं सीटों को आपको लगातार अपडेट करेंगे जो आप जानना चाहते हैं, खास करके मारवाड़, खास करके पश्चिमी राजस्थान। अपना एक विशेष हम करेंगे, तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को और हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी करें कि किस तरह का आपको रिपोर्टिंग इलेक्शन वाले डे पे कौन सी सीट पे विशेष फोकस करना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही जैसा मैंने पहले कहा कि आप अपना फोटो जरूर अपलोड करके चुनाव में मतदान करने के लिए और दूसरों को भी जागरूक करें और किसी के बहकावे में व इन्फ्लुएंस में आने की बात नहीं करें। क्योंकि सरकार कोई भी बनेगी, पार्टी कोई भी जीतेगी, वो किस तरह से आपके लिए आपको एक बेहतरीन स्वच्छ प्रशासन दे सकें, आपको विश्वास दिला सके कि आप असुरक्षित नहीं हो, आपका हक असुरक्षित नहीं है, उसी के साथ जाएं। व्यक्ति की ओर देखें जो आपके सामने खड़ा किया गया है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना जागरूक है, उसी आधार पर वोट करें और वोट जरूर करें